स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? ए. CRISIL, बी. एशियाई विकास बैंक, सी. भारतीय रिजर्व बैंक, डी. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों के देशों के लिए हालिया आर्थिक विकास और संभावनाओं पर चर्चा की गई है। यह क्षेत्रीय नीति विकास एवं चुनौतियों का समाधान करती है। इसके साथ ही देश विशिष्ट डेटा एवं विश्लेषण प्रदान करती है, जिसमें किसी विशेष क्षेत्र के हित के मुद्दों पर विश्लेषणात्मक लेख भी सम्मिलित है। अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। बैंकों के लिए ऋण जमा यानी सीडी अनुपात के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्रेडिट जमा अनुपात यानी CDR किसी बैंक द्वारा अपनी कुल जमा राशि के सापेक्ष जारी किए गए ऋणों के प्रतिशत को दर्शाता है। 2. भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने किसी भी परिसंपत्ति देयता बेमेल से बचने के लिए बैंकों के लिए 75% का क्रेडिट जमा यानी CD अनुपात निर्धारित किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऋण जमा यानी CD अनुपात, क्रेडिट जमा अनुपात यानी CDR एक वित्तीय मीट्रिक है जो किसी बैंक द्वारा अपनी कुल जमा राशि के सापेक्ष जारी किए गए ऋणों के प्रतिशत को दर्शाता है। अतः कथन 1 सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए कोई क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात बनाए रखने के लिए निर्धारित नहीं किया है। अतः कथन 2 सही है। CD अनुपात बैंकों की तरलता का आकलन करने में सहायता करता है और इसकी स्थिति को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक जोखिम बीमा यानी PRI के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राजनीतिक जोखिम बीमा विकासशील देशों में निवेश के लिए अधिक स्थिर वातावरण प्रदान करता है। 2. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी MIGA राजनीतिक और आर्थिक जोखिम बीमा की पेशकश करके विकासशील देशों में निवेश को बढ़ावा देती है। 3. बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी MIGA विश्व बैंक समूह का सदस्य है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजनीतिक जोखिम बीमा यानी PRI यह व्यवसायों के लिए सरकार के प्रतिकूल कार्यों या निष्क्रियता से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने और प्रबंधित करने का एक उपकरण है। जोखिम शमन उपकरण के रूप में PRI विकासशील देशों में निवेश के लिए अधिक स्थिर वातावरण प्रदान करने और वित्त तक बेहतर पहुंच को अनलॉक करने में सहायता करता है। अतः कथन 1 सही है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी MIGA एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह राजनीतिक और आर्थिक जोखिम बीमा की पेशकश करके विकासशील देशों में निवेश को बढ़ावा देती है। अतः कथन 2 सही है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी विश्व बैंक समूह की सदस्य है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार सूचीबद्ध लघु वित्त बैंकों यानी SFB को सार्वभौमिक बैंकिंग लाइसेंस के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु कौन से मानदंड को पूरा करना आवश्यक है? 1. सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तन होने के इच्छुक SFB की न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 2. विगत 2 वित्तीय वर्षों में SFB की सकल गैर निष्पादित संपत्ति 3.5% से कम और शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति 1.5% से कम होनी चाहिए। 3. SFB को विगत 5 वित्तीय वर्षों में लाभ में रहने की आवश्यकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लघु वित्त बैंक यानी SFBs RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार जो SFB सार्वभौमिक बैंकों में परिवर्तित होने का इरादा रखते हैं उनकी न्यूनतम शुद्ध संपत्ति 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अतः कथन 1 सही नहीं है। विगत 2 वित्तीय वर्षों में 3% से कम की सकल गैर निष्पादित संपत्ति और 1% से कम की शुद्ध गैर निष्पादित संपत्ति के साथ SFB को लाभ में होना चाहिए। अतः कथन 2 सही नहीं है। SFB को विगत 2 वित्तीय वर्षों में लाभ में रहने की आवश्यकता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट वेंडर्स
आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडर्स का नियमन अधिनियम 2014 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडर्स का नियमन अधिनियम 2014 को लागू किया। 2. इस अधिनियम में प्रावधान है कि राज्य या शहरी स्थानीय निकाय यानी यूएलबी हर 5 वर्ष में कम से कम एक बार स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित करते हैं। 3. यह अधिनियम एक टाउन वेंडिंग कमेटी यानी टीवीसी की स्थापना करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1। स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडर्स का नियमन अधिनियम 2014। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पथ विक्रेता आजीविका का संरक्षण एवं स्ट्रीट वेंडर्स का नियमन अधिनियम 2014 को लागू किया। इसे संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियम और उपकानून बनाकर लागू किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडर्स का नियमन अधिनियम 2014 में प्रावधान है कि राज्य या शहरी स्थानीय निकाय यानी यूएलबी हर 5 वर्ष में कम से कम एक बार स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान करने के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित करते हैं, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह अधिनियम टाउन वेंडिंग कमेटी यानी टीवीसी के माध्यम से एक सहभागी शासन संरचना स्थापित करता है। अधिनियम की धारा 22 की उपधारा 2C टीवीसी में विक्रेताओं द्वारा स्वयं चुने गए विक्रेताओं के 40% प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करती है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा निम्नलिखित में से क्या संकलित किया जाता है? 1. औद्योगिक श्रमिकों यानी IW के लिए CPI। 2. कृषि श्रमिकों यानी AL के लिए CPI। 3. ग्रामीण श्रमिकों यानी RL के लिए CPI। 4. शहरी गैर श्रम कर्मचारियों यानी UNME के लिए CPI। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, 2 और 3, D 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्रम सांख्यिकी राष्ट्रीय स्तर पर 4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएं हैं। ये है औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, कृषि श्रमिकों के लिए CPI, ग्रामीण श्रमिकों के लिए CPI, शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए CPI, जबकि पहले 3 को श्रम मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित एवं जारी किया जाता है। चौथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया जाता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम 1974 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू किया गया था। 2. WHO ने विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत में पोलियो वैक्सीन सहित 6 टीकों की सिफारिश की। 3. टीकाकरण पर भारत का राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह टीकों की प्रभावकारिता और लागत प्रभावशीलता की समीक्षा करने के बाद टीकों पर सिफारिशें प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1974 में EPI शुरू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी देशों के सभी बच्चे जीवन रक्षक टीकों से लाभान्वित हो, अतः कथन 1 सही है। EPI कार्यक्रम ने अपनी शुरुआत में 6 टीकों यानी बैसिलस कैलमेट गुएरिन, डिप्थीरिया, खसरा, पर्टुसिस, टेटनस और पोलियो की सिफारिश की थी, अतः कथन 2 सही है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह देश में टीकाकरण पर सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। इसमें स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल है जो रोग के बोझ, प्रभावकारिता और टीकों की लागत प्रभावशीलता पर डेटा की समीक्षा करने के बाद टीकों पर सिफारिशें प्रदान करते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक नृत्य नाटिका प्रदर्शन है जो हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को प्रस्तुत करता है और लोगों के बीच अपना संदेश फैलाता है। 2. यह केरल का एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है। 3. कुचिपुड़ी शैली की कल्पना 17वीं शताब्दी में एक प्रतिभाशाली वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने की थी। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुचिपुड़ी यह एक नृत्य नाटिका प्रदर्शन है जो प्राचीन काल में पुरुषों तक ही सीमित हुआ करता था। यह हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियां दर्शाता है और लोगों के बीच अपना संदेश पहुंचाता है, अतः कथन 1 सही है। भारत के सबसे पुराने नृत्य रूपों में से एक कुचिपुड़ी अब युवा पीढ़ी के बीच अप्रचलित होता जा रहा है।
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले का एक गांव है, अतः कथन 2 सही नहीं है। बता दें कि पीढ़ियों से लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम द्वारा इस शास्त्रीय नृत्य को सीखा है। कुचिपुड़ी शैली की कल्पना 17वीं शताब्दी में एक प्रतिभाशाली वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने की थी, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, चगास रोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चगास रोग को मूक या मौन रोग के नाम से भी जाना जाता है, यह एक संक्रामक रोग है। 2. यह ट्रिपैनोसोमा क्रूजी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। 3. इस अल्पज्ञात बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चगास रोग यह एक संक्रामक परजीवी रोग है जो 6 से 7 मिलियन लोगों को संक्रमित करता है और प्रत्येक वर्ष विश्व भर में लगभग 12,000 लोगों की मृत्यु का कारण बनता है, अतः कथन 1 सही है। WHO के अनुसार चगास रोग को मूक या मौन रोग के रूप में भी जाना जाता है। यह ट्रिपैनोसोमा क्रूजी नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, अतः कथन 2 सही है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल 2024 को विश्व चगास रोग दिवस मनाया, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। 2. यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव तथा श्रम अधिकारों को बढ़ावा देता है और साथ ही इसने वर्ष 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, यह संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, अतः कथन 1 सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं तथा श्रमिकों को एक साथ लाता है, अतः कथन 1 सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानव तथा श्रम अधिकारों को बढ़ावा देता है और साथ ही इसने वर्ष 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। 2. इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1989 में रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी। 3. वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, अतः कथन 1 सही है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1989 में रिचर्ड और रोंडा गोल्डमैन द्वारा की गई थी, अतः कथन 2 सही है। वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को उनके सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। बता दें कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों से 4.45 लाख एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाया है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न को। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट 2021, चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2022 किससे संबंधित है? A संयुक्त राज्य अमेरिका, B चीन, C जापान, D भारत। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।